चलो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। देखो हेडिंग आप लोग, ईएमआई। ईएमआई फाइनेंशियल मैथ्स का लास्ट टॉपिक, वो भी फाइनेंशियल मैथ्स में। आपका किताब पुराना हो, नया एडिशन में है। अच्छा सुनो, अभी फिर फुल फोकस। ईएमआई में बहुत सारा बात है जो पहले आपको समझना पड़ेगा। जैसे बॉन्ड के बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा कहानी था, ईएमआई का कहानी उतना बड़ा तो नहीं है लेकिन कहानी तो है। ठीक है, तो सब लोग ये हेडिंग लगा लो ईएमआई, और हेडिंग लगा के एक बार कॉपी में पेन डाल के कॉपी बंद, शांति से पहले कहानी सुनते थे। कोई आइडिया है आप लोग को ईएमआई कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है? लोन में यूज होता है, हाँ ये बात तो सही है। नीव, ईएमआई कहाँ यूज होता है? जब कुछ खरीदता है तब। ठीक है, मोटा मोटा हो सकता है कि हल्का फुल्का आइडिया आप लोग को है, बट फिर भी मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कहानी है उसको प्लीज ध्यान से सुन लेना, क्योंकि चैप्टर लंबा है। और हर साल बाकी कोई पार्ट से आए चाहे नहीं आए, ईएमआई से एक केस स्टडी पक्का आता ही आता, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इसीलिए बहुत ज्यादा ध्यान से कहानी सुनना है। 4 नंबर आपका लटका हुआ है इसमें। देखो सबसे पहले, जैसा कि कुछ लोग बोल रहे हो आप लोग में से कि लोन और ईएमआई का कुछ है कनेक्शन, तो पहले ना एक बार लोन का प्रोसेस हम थोड़ा समझने का ट्राई करें, और उसमें ईएमआई का इन्वॉल्वमेंट क्या है, कैसे है, उसको भी थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे। फिर फॉर्मली ईएमआई को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें। लोन, अब इस कहानी को पढ़। सपोज यू आर बाइंग एन अपार्टमेंट इन इंडिया विथ अ प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ 50 लाख, 50 लाख रुपए का घर खरीदना है आपको। तो उसके बाद में आरबीआई का अपना एक नॉर्म है कि आप किसी भी बैंक को जाके डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि 50 का 50 लाख रुपए तुम हमको स्पॉन्सर कर। उससे क्या है कि बैंक के एंड पे ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बैड इन्वेस्टमेंट होने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाता है, रिस्क बहुत बढ़ जाता है। आप मान लीजिए कि ले लिए, फिर आप मान लीजिए छोड़ छाड़ के भाग गए इंडिया, तो बैंक का तो पूरा पैसा डूब गया। तो आरबीआई एक नॉर्म बना के रखा है कि जो भी कोई लोन आपको, मान लो कि होम लोन के कॉन्टेक्स्ट में अभी मैं बात करूंगा कि होम लोन अगर आपको कुछ भी चाहिए, उसमें थोड़ा पैसा आपको डालना है, थोड़ा पैसा बैंक डालेगा। एंड वो जो रेशियो है, वो रेशियो है 20% इज टू 80%। इतना आपको लोन मिल जाएगा और इतना जो है वो आपको पैसा डालना है। और अगर मान लो कि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत खराब है, फाइनेंशियल एक्टिविटी आपका एकदम ही फालतू है, ठीक है ना, तो उस केस में बैंक इतना भी नहीं देगा। बैंक बोलेगा कि तुम 40% लो, हम 60% ही स्पॉन्सर करेगा। बट इफ योर क्रेडिट स्कोर इज वेरी गुड, आपका मान लो कि गुडविल है बैंक के सामने में, उस केस में मैक्सिमम जो बैंक आपको अलाउ कर सकता है वो 80% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, उतना बैंक दे सकता है। बट बिफोर इशूइंग दिस मनी, बैंक विल मेक श्योर कि 20% आप पहले पैसा लगा रहे हो। ये प्रोसेस होता है लोन लेने का, होम लोन लेने। क्लियर है मेरे ख्याल में? आओ थोड़ा सा एग्जाम्पल में और आगे बढ़ते हैं। तो फेज वन, अपफ्रंट सेटअप, डाउन पेमेंट एंड सैंक्शन। फेज वन में क्या होता है कि वही आपको घर कितने का चाहिए था, फिर से रिकॉल करो, 50 लाख रुपए का। आपका देनदारी कितने का बनता है जिसका लोन का प्रोसेस स्टार्ट होगा? 20% का। जब तक आप 20% जमा करके कागज बैंक को जमा नहीं करोगे ना, बैंक आपके मान लो कि रिक्वेस्ट पे वो एड्रेस ही नहीं करेगा कुछ। वो एड्रेस करना ही तब स्टार्ट करेगा जब आप उसको सबूत दोगे कि भाई देखो 20% तो हम दे दिए। तो 50 लाख के प्रॉपर्टी वैल्यूएशन से 20% कितना निकला? तो ये तो आपको कहीं से भी पैसा लाना है और पहले बिल्डर को दे देना है, ये जिससे आप घर खरीद रहे हैं उसको दे देना है। उसके अंदर वो कुछ आपको रिसिप्ट वगैरह देगा, वो रिसिप्ट आप बैंक को जमा करें। उसके बाद में जो है वो बैंक आपको कितना सैंक्शन करके देगा बताओ? 80%। पांच नहीं सॉरी, 50 लाख के केस में 20% कितना हो गया आपका? 10 लाख। बाकी और 80% कितना हो जाएगा फिर? ये 40 लाख आपको कौन देगा बताओ? अच्छा, बैंक का भी एक दिक्कत है कि जब आप लोन वोन मांगने जाते हैं, और मान लीजिए कि आप घर खरीदने के लिए, ये कार खरीदने के लिए लोन मांग रहे हैं, तो ये 40 लाख रुपए वो आपके हाथ में नहीं देगा, वो आपके नाम से उधार लिख देगा अपने खाते में, और ये 40 लाख रुपए वो उस होम ओनर को दे देगा। आइदर दैट में बी अ बिल्डर, या मान लीजिए जो प्री ओन्ड होम है, जो मालिक है, उसको पैसा वो दे देगा। तो ये 40 लाख रुपए आप टच नहीं कर पाओ। आपके नाम से आपने एक रिक्वायरमेंट डाला उसको, एक रिक्वेस्ट डाला उसको कि भाई हमको इतना पैसा का लोन चाहिए, वो आपके नाम पे जो भी आपका बिल्डर बिल्डर है उसको ये पैसा दे दे। अब आपको ये 40 लाख रुपए बैंक को रिटर्न चलेगा मेरे ख्याल। यहां तक सारा चीज आप सोच पा रहे हो अच्छे से? अब 40 लाख रुपए यदि आपके पास में इन द फर्स्ट प्लेस अवेलेबल ही होता, तो फिर आप ये लोन उनका झमेला में पड़ते ही, क्योंकि ठीक है उतना डिटेल यहाँ नहीं लिखा हुआ है, बट लेट मी टेल यू कि ये लोन जब आप लेने जाओगे तो कम से कम 1 लाख 2 लाख रुपए तो आपका ऐसे फालतू का वेस्ट होता है। एप्लीकेशन डालो, ये करो वो करो, इसको घूस खिलाओ उसको घूस खिलाओ, फिर मानो कि इंश्योरेंस में इन्वॉल्व होता है। लाइक इट इज नॉट दैट कि 40 लाख का आपको लोन मिल रहा है, 40 लाख का लोन पाने के लिए ये 10 लाख रुपए तो आपको पहले देना ही देना है, साथ में इसको पाने के लिए और 1 2 लाख रुपए आपको खर्चा करना है। तो अगर आपके पास में 40 लाख रुपए पहले से था, तो आप ये लोन के प्रोसेस में पड़ देंगे, 2 लाख का नुकसान क्यों करवाते आप?
सिंस आपके पास में पैसा अभी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए तो लोन लेने जा रहे हो आप। तो ऑब्वियसली इमीडिएटली साल में, 2 साल में, 3 साल के अंदर में यू डोंट हैव द मनी टू रिपे दिस अमाउंट, ठीक है? और लोन देने वाला भी चाहता है कि भाई उसको भी बेनिफिट हो और आपको भी कन्वीनियंस रहे। तो इसीलिए एक सेटअप क्या होता है देखो, कि इस 40 लाख को वो आपको ये बोलेगा ही नहीं कि एक बार में हमको वापस दे दो, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल। वो क्या करेगा आपके लिए देखो, यहां तक तो सारा क्लियर है। ये 40 लाख किसके पास गए? होम ओनर के पास। कौन दिया उसको? बैंक दिया। आपको ये पैसा किसको रिटर्न करना है? बैंक को रिटर्न करना है। ये पैसा किसी को रिटर्न करना है क्या? नहीं करना। लेकिन ओवरऑल घर का जो कॉस्टिंग आपको पड़ा वो कितना पड़ा है यहाँ पे? 50 लाख रुपए। 10 आपने जेब से दिया, और ये जो जेब से आपने दिया, इसको भी वर्ड आप याद रखना, इसको बोला जाता है डाउन पेमेंट। क्या बोलते हैं इसको, बताओ? डाउन पेमेंट। मतलब लोन का प्रोसेस इनिशिएट होने से पहले थोड़ा पैसा आपको अपने जेब से निकाल के देना है, उस चीज को क्या बोला जाता है, बताओ? डाउन पेमेंट। अब ये जो 40 लाख रुपया बैंक ने होम ओनर को दे दिया, ठीक है, इसका कर्जा किसके माथे पे? आपके माथे पे। आपको ये पैसा रिटर्न करना है। फिर मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि अगर ये पैसा अपफ्रंट आपके पास में होता, तो आप इतने झमेले में पड़ते ही नहीं। आप सीधा बोलते कि लो ये 50 लाख रुपया दे दो, घर हमको बात कर। लेकिन आप अगर झमेले में पड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ आपका दिक्कत तो है। और कई बार लोग टैक्स सेविंग के लिए और बहुत सारा फैक्टर्स है, जिसकी वजह से भी लोन लेना प्रेफर करते। चलेगा यहाँ तक सारा चीज समझ में आए? अब 40 लाख का रिपेमेंट जो है वो बैंक को कैसे हो? तो बैंक को वो रिपेमेंट जो है वो जनरली होगा कौन से प्रोसेस में? तो वो होगा ईएमआई के प्रोसेस। अभी ईएमआई क्या है? तो बैंक कुछ कुछ कैलकुलेशन का टेक्निक लगाएगा, जिसके थ्रू वो आपके प्रिंसिपल के ऊपर में इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। फिर आपसे पूछेगा कि आप कितने दिन में पैसा हमको वापस देना चाहते हैं। आप उसको 2 साल, 5 साल, 10 साल, होम लोन वगैरह के केस में मिनिमम 15 साल लोग लेता ही है, और 15 के ऊपर मान लो कि 20 साल, 25 साल, आजकल 30 साल तक भी जाते। तो आप पहले उसको बोल दोगे ठीक है हम 20 साल में आपको ये रिपे करना चाहते हैं। तो वो क्या करेगा कि 20 साल में टोटल कितना महीना होता है, बताओ? 20 इंटू 12, 240 महीना होता है। वो बोले कि आप एक काम करो कि आप जो ये पैसा हमको वापस देने वाले हो ना, 40 लाख प्लस इंटरेस्ट, ये सारा चीज को हम ईएमआई में कन्वर्ट कर देते। ईएमआई में कन्वर्ट कर दे इन द सेंस कि टोटल जो आपका पेमेंट बनेगा, इंक्लूडिंग दिस प्रिंसिपल अमाउंट दैट यू हैव टेकन एंड द इंटरेस्ट दैट बैंक विल चार्ज। क्योंकि ऑब्वियसली बैंक मान लो कि आपका कोई सगा वाला तो लगता तो है नहीं, और सगा वाला भी आपको क्यों 40 लाख रुपए फालतू का देगा? वो यदि 20 साल के लिए 40 लाख रुपए आपको दे रहे तो इंटरेस्ट तो लेगा ही ना। तो बैंक आपको बोलेगा कि ठीक है ये 40 लाख आपका हुआ प्रिंसिपल, इसमें हमको मिलना चाहिए इंटरेस्ट। वो सारा प्रिंसिपल इंटरेस्ट सब कुछ मिला के हमें काम करता है कि अमाउंट कैलकुलेट कर लेता है, एंड उसको आई विल डिवाइड बाय 240 इफ यू आस्क टाइम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। अगर आप बोलते हो कि नहीं हमको 10 साल में लोन क्लियर करना, देन बैंक वाला विल डिवाइड दैट बाय 120। आप बोलते हो कि नहीं हमको 30 ईयर्स का टाइम चाहिए, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के वैल्यू को द बैंक वाला विल डिवाइड बाय 360। और डिवाइड करके जो भी फिगर मिलेगा, वो फिगर आपको महीना 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 महीना, जैसे आप मान लीजिए कि रेंट देते हैं, मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, तो हर एक फिक्स डेट रहेगा जिसमें आपको वो बैंक को पैसा पहुंचाना। आजकल तो ऑटो डेबिट का सिस्टम है कि आपको कहीं जाना वाना नहीं होता है, आप अपने अकाउंट में उतना बैलेंस मेंटेन कीजिए, बैंक वाला खुद ही काट लेगा। आया समझ आपको कि ईएमआई क्या होता है, डाउन पेमेंट क्या होता है, ये सब क्लियर है? अब आप फॉर्मल इंट्रोडक्शन लेते हैं इस चीज। तो पहले ये देख लो, यू अग्री टू रिपे द 40 लाख प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ओवर टेन्योर ऑफ 20 ईयर्स, यानी कि 240 मंथ्स वाया मंथली ईएमआई। ठीक है ना? मतलब टोटल पेमेंट का कैलकुलेशन वो समहाउ कर लेगा, और करने के बाद में आपको वो 240 से डिवाइड करके 240 पार्ट्स में वो आपसे पेमेंट लेगा। अच्छा, उस पेमेंट में प्रिंसिपल भी उसी में सलट जाएगा आपका, इंटरेस्ट भी उसी में सलट जाएगा, अलग से कुछ देना वेना नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं बॉन्ड से कंपेयर करूं, तो बॉन्ड में क्या होता था? 1000 रुपया कर्जा दे दिया, एक बार कागज ले लिया उससे, 5 साल तक इंटरेस्ट मिला, और 5 साल के एंड में प्रिंसिपल अलग से मिलता था। ईएमआई में वैसा नहीं हो। ईएमआई जब आप ये 240 ईएमआई दे दोगे उसको, तो उसमें उसका इंटरेस्ट भी चला गया और उसका प्रिंसिपल भी चला गया। क्या यहां तक सारा आइडिया क्लियर है? अगला लाइन पढ़ के देखो, एवरी मंथ द बैंक ऑटो डेबिट्स द फिक्स ईएमआई अमाउंट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, बैलेंस आपको मेंटेन कर। ठीक है? आओ अब थोड़ा आगे बढ़ो। व्हाट इज एक्चुअली ईएमआई? ईएमआई यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इज द फिक्स अमाउंट ऑफ मनी दैट अ बोरोवर पेज एवरी मंथ टू द लेंडर। आपके केस में बोरोवर आप मान लो कि अगर आप घर खरीद रहे हो तो, और लेंडर कौन है आपको? बोलो, जोर से बोलो। ऑन अ स्पेसिफाइड डेट अंटिल द लोन इज कंप्लीटली रिपीड। ठीक है? और ईएमआई वाले में मैं फिर क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि आप बस इंटरेस्ट दे रहे हैं और प्रिंसिपल लास्ट में आपको अलग से देना पड़ेगा। ईएमआई के माध्यम से ही आपका सारा इंटरेस्ट भी सलट जाएगा और आपका सारा प्रिंसिपल भी सलट जाएगा। क्लियर है यहां तक सब कुछ?
उसके बाद में देखो क्या है, एवरी ईएमआई पेमेंट कंसिस्ट ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स, ऑब्वियसली रहेगा ही, प्रिंसिपल रिपेमेंट एंड इंटरेस्ट चार्ज। अब प्रिंसिपल रिपेमेंट इंटरेस्ट चार्ज ये कैसा हो गया कि मान लो कि सब मिला जुला के मान लो कि 25,000 रुपए आपका ईएमआई बैठा, मान लो कि 50 लाख का घर था, 20 साल का आपने टाइम लिया, बैंक बोला कि इस रेट से हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वगैरह वगैरह, सारा कैलकुलेशन करके वो आपको बोला कि 25,000 रुपए आपको हर महीना हमको देना। तो ये जो 25,000 रुपए वो आपसे लेगा ना, इसका एक फ्रैक्शन, एक पोर्शन वो प्रिंसिपल रिपेमेंट की तरफ फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है, और एक फ्रैक्शन, एक पोर्शन वो इंटरेस्ट के नाम पे अपने जेब में रख लेगा। आपका लोन शुरू शुरू में कितना का था? 40 लाख का, 50 लाख का घर था, लोन कितने का था? आप, मैं एक एग्जांपल देता हूं ऐसे कि सपोज करो कि 25,000 का आपका ईएमआई बैठा, तो पहला महीना का जब आप 25,000 उसको पे कर दोगे, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि 20,000 रुपए वो बोलेगा कि ये हम आपके प्रिंसिपल की तरफ दे देते, और अगर 25,000 का ईएमआई था, 20,000 रुपए अगर प्रिंसिपल की तरफ गया और कितना पैसा बचा? वो 5,000 रुपए बैंक। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। फिर अगले महीने क्या होगा? 25,000 रुपए जाएगा। अभी उस 25 में से अभी के लिए आप यही सोचो कि फिर से 20,000 रुपए प्रिंसिपल की तरफ, 5,000 रुपए इंटरेस्ट के तरफ, और इस तरीके से ये चलता रहा। ये यहां तक सारा चीज समझ में आया? सो एवरी ईएमआई दैट वी विल पे, ठीक है ना, विल रीपे सम पार्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड सम पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसीलिए जिस दिन ईएमआई खत्म उस दिन लोन खत्म, क्योंकि प्रिंसिपल धीरे धीरे उसी में जा रहा है हमारा। यहां तक ओके है? पक्का रिलेट कर पा रहे हो? हर एक ईएमआई के अंदर में कितना कंपोनेंट होगा? क्या क्या? प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी। अच्छा, प्रिंसिपल ज्यादा होगा, कम होगा, यूनिफॉर्म रहेगा, उन सब पे हम डिटेल में बाद में चर्चा करें। अभी के लिए आप दिमाग में बस इतना ही रखो कि हर ईएमआई जो मैं पे करूंगा, चाहे वो 25,000 का हो, चाहे वो 30,000 का हो, सम पार्ट ऑफ इट विल गो टुवर्ड्स प्रिंसिपल रिपेमेंट एंड द अदर रिमेनिंग पार्ट विल गो टुवर्ड्स व्हाट? इंटरेस्ट रिपेमेंट। चलेगा? यहां तक रिलेट कर पा रहे हो? पक्का? आगे बढ़ो। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ ईएमआई। मान लो कि जो आप 40 लाख रुपया लोन लेके मान लीजिए कि घर खरीदे, उसका जो ईएमआई बनेगा आपका, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहले डिपेंड करता है वो लोन के अमाउंट। मान लो कि घर 1 करोड़ का हो, तो 20% आप दे भी देते तो भी कितना पैसा आपको बैंक स्पॉन्सर करता? 80 लाख। और अगर 80 लाख होता, जब लोन ही 80 लाख है, तो ऑटोमेटिकली ईएमआई बहुत हाई हो जाएगा। तो लोन अमाउंट और ईएमआई के वैल्यू में डायरेक्ट कनेक्शन। जितना बड़ा लोन, उतना बड़ा आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए ईएमआई। ये समझ में आया? फिर क्या है कि हर हमेशा डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशंस क्या है, इंटरेस्ट रेट भी फिक्स नहीं रहता, इट फ्लक्चुएट्स। अब अगर, अच्छा, इंटरेस्ट रेट मान लो कि मार्केट से भी फ्लक्चुएट करता है, फिर पर्सन टू पर्सन क्रेडिट स्कोर भी वेरी करता है। किसी का क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है, किसी का बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। तो उन सब सारे फैक्टर्स को लेके लास्ट में जाके बैंक आपको एक इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा। अब वो इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली आपका ईएमआई का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, और वो ऑफर्ड इंटरेस्ट रेट अगर कम है, तो आपकी ईएमआई का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो, जोर से बोलो। रिलेट कर पा रहे हैं ना यहां तक? फिर नेक्स्ट एक आता है लोन टेन्योर। इसमें याद रखना कि लोन अमाउंट इंटरेस्ट रेट का डायरेक्ट कनेक्शन है। ये लोग बढ़ेगा तो आपका ईएमआई भी बढ़ेगा, और अगर ये लोग दोनों कमेगा तो आपका ईएमआई भी कम होगा। लेकिन टेन्योर के साथ में वैसा नहीं। टेन्योर के साथ में क्या है कि जितना ज्यादा टेन्योर आप लोगे, एक्सपेक्टेड ईएमआई का वैल्यू उतना कम हो जाएगा, क्योंकि उतना ज्यादा इंस्टॉलमेंट मिलेगा आपको रिपे करने के लिए। देना तो वही प्रिंसिपल और उस पर इंटरेस्ट है आप, लेकिन जितना कम टेन्योर में आप सल्टाना चाहोगे, उतना आपका ईएमआई का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा। इस बात को याद रखें। इससे डायरेक्ट रिलेशनशिप की रिवर्स रिलेशनशिप, इससे और इस वाले से रिवर्स चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट है कि ओवरऑल जो ईएमआई का कैलकुलेशन होता है, वो हमारे सिलेबस में दो टाइप का हो। पहला हो गया फ्लैट रेट मेथड, और दूसरा क्या हो गया बताओ? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब मैं दोनों का पहले आपको कहानी बताता हूं कि ये सब है क्या। फ्लैट रेट मेथड में क्या होता है कि मान लो कि आप 40 लाख का लोन लिए, ध्यान से सुनना और सोचना इस चीज को। कितना का लोन लिया बताओ? 40 लाख का। कितने टाइम के लिए? 20 साल के लिए। और मान लो कि बैंक आपको बोला कि 5% से हम आपको दे देते हैं। तो फ्लैट रेट मेथड जो है, ये समझो कि लगभग मार्केट के अंदर में 2006-7 तक जो है वो यही चलता, ठीक है। इसमें क्या होता था कि 40 लाख का लोन, टाइम पीरियड हो गया आपका 20 साल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना का है आपका? 5%। तो 5% से 20 साल के लिए 40 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। फिर टोटल इंटरेस्ट आ गया, टोटल आपका लोन आ गया, इसको डिवाइड कर देगा कि जितने टेन्योर में आप रिपे करना चाहते। आप बोलो कि हमको 30 साल में रिपे करना है, तो दे विल डिवाइडेड बाय 360। आप बोलो कि हमको 20 साल में रिपे करना है, दे विल डिवाइडेड बाय 240। आप बोलो कि हमको एक ही साल में रिपे करना है, तो दे विल डिवाइडेड बाय 12।
आप बोलोगे 10 साल में करना है तो दे विल डिवाइडेड बाय 120 एंड जो भी वो फिगर बैठेगा वो आपका हो गया ईएमआई। क्लियर है? डू यू फील कि फ्लैट रेट मेथड इज गुड? है यही जो मैंने आपको बोला। चाहो तो ये पढ़ भी लो या नहीं, अभी मत पढ़ो। आप मेरे को कॉमन सेंस से पहले बताओ, इज इट गुड और बैड? किसके लिए? मेरे लिए कि बैंक वाले के? बैंक वाले के लिए बैड और मेरे लिए गुड। उल्टा मतलब, क्योंकि हमारे लिए बैड और बैंक के लिए गुड। करेक्ट। सोच के देखो, क्यों मैं बताता हूं। देखो, जिस दिन आप लोन लिए, मान लो कि आज 1 जनवरी 2026 है, आज आप 40 लाख का लोन उठा लिए, ठीक है? तो ये जो 40 लाख रुपया है, आज आपके दिमाग में ये 40 लाख रुपया आप कितने टाइम के लिए लोन ले रहे हो? 20 साल के लिए। लेकिन मान लो कि पहला ईएमआई गया, आप जैसे एक बार ये मान लेते हैं कि ईएमआई का वैल्यू हमारा 25,000 है, इसमें से 20,000 जो है वो लोन रिपेमेंट में जा रहा है, प्रिंसिपल रिपेमेंट में जा रहा है, 5,000 इंटरेस्ट में जा रहा है। इंटरेस्ट वाला पैसा तो मेरे काम का है ही नहीं, तो बैंक को गया। लेकिन 20,000 रुपए जो मान लो कि प्रिंसिपल रिपेमेंट में गया, तो अगले महीने जो मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था वो कितना हो गया? 20,000 रुपए कम होगा ना, उसमें से कितना हो गया बताओ? 39 लाख और क्या 80,000। मान लो कि एक महीना और ऐसे पार हो, ठीक है, तो फिर वो थोड़ा और कम हो जाएगा। तो क्या मैं सच्ची में उसका 40 लाख रुपए 20 साल के लिए ब्लॉक कर रहा हूं? लाइक जैसे बॉन्ड में क्या होता है कि आपका वो $1,000 जो है वो 5 साल के लिए ब्लॉक कर दिए, लेकिन ईएमआई में डू यू रियली ब्लॉक दैट होल प्रिंसिपल फॉर 20 ईयर्स और 30 ईयर्स, जो भी आपका टेन्योर है ना? जब मैं ईएमआई धीरे धीरे उसको दे रहा हूं, तो प्रिंसिपल धीरे धीरे उसका क्या होता जा रहा है? थोड़ा थोड़ा तो मैं पे कर रहा हूं ना, तो प्रिंसिपल तो कम होता जा रहा है। तो भाई पूरे टाइम 20 साल के लिए तो मैं उसका 40 लाख रुपए उधार रख ही नहीं रहा हूं। यदि वैसे काम करना था तो बेस्ट तरीका क्या होता कि बॉन्ड वाला सिस्टम रखो, कि 40 लाख रुपए हमको दे दिया, अब क्या कि तुम इंटरेस्ट अपना ले लो, महीना महीना लेते रहो, लेकिन हम पूरा 40 लाख रुपया तुमको लास्ट में ही देगा। जैसे इसका ईएमआई कैलकुलेशन में इन लोग क्या करा कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होल थिंग डिवाइडेड बाय एन। अगर यही करना है तो प्रिंसिपल मत मांगो तुम हमसे, तब तुम एक काम करो कि इंटरेस्ट जो 20 साल का बनेगा दैट डिवाइडेड बाय एन कर लो, और प्रिंसिपल लास्ट में हम तुमको एक साथ देगा। आ रहा बात समझ? तो ये वाला चीज जो है वो हमारे फेवर में तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक्चुअली अगर मैं फ्लैट रेट मेथड को एक्सप्लोर करूं, तो मैं उस 40 लाख रुपए को 20 साल के लिए ब्लॉक कर ही नहीं रहा हूं। खाली फर्स्ट ईएमआई के पहले मेरे दिमाग पे ही, मेरे माथे पे 40 लाख रुपए का कर्जा है, लेकिन जैसे जैसे मैं ईएमआई देता जाऊंगा, मेरा वो कर्जा ही एक्चुअली कम होता जा रहा है। तो पूरे 20 साल के लिए उस पर क्यों इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 40 लाख रुपए? सो दिस वाज नॉट जस्टिफाइड। तब आया आपकी रिड्यूसिंग बैलेंस। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में? अब एक बार फ्लैट रेट मेथड पे मैं फिर बात करूंगा। इसमें क्या होता है आप सोचो एक बार। आपका प्रिंसिपल रहेगा और आपके टेन्योर के हिसाब से पूरा क्या कैलकुलेट हो जाएगा बताओ? इंटरेस्ट। और दोनों का सम टोटल शैल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ पेमेंट्स दैट यू वांट टू मेक। इफ यू आर हैविंग 10 ईयर्स का टेन्योर, तो आपका नंबर ऑफ पेमेंट कितना हो जाएगा? 120। 20 ईयर्स का टेन्योर मतलब नंबर ऑफ पेमेंट 240। 30 ईयर्स का टेन्योर मतलब नंबर ऑफ पेमेंट 360। बट दैट वाज नॉट अ गुड मेथड फॉर द कस्टमर्स। कस्टमर्स केस में लॉस, बिकॉज आप पूरे टेन्योर के लिए एक्चुअली उतने पैसे को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर आया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि ईएमआई समहाउ वो लोग सेम ही मेंटेन रखता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपके ईएमआई के अंदर में इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट कम होने लग जाएगा। कैलकुलेशंस को इजी रखने के लिए ईएमआई जो महीना महीना आप रिपे करोगे वो चीज सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन हर ईएमआई के अंदर में जो प्रिंसिपल रिपेमेंट वाला कंपोनेंट है और जो इंटरेस्ट रिपेमेंट वाला कंपोनेंट है वो चेंज होता रहेगा। शुरू के पेमेंट्स में वो ज्यादा कोशिश करेंगे कि इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट हाई रहे और प्रिंसिपल रिपेमेंट वाला कंपोनेंट लो रहे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल देने लग जाओगे उसको, तो ऑटोमेटिकली जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है, लाइक फर्स्ट ईएमआई में जितना इंटरेस्ट गया होगा आपका, लास्ट ईएमआई में उसके कंपैरिजन में बहुत कम इंटरेस्ट जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल रिपे कर रहे हो, तो जो इंटरेस्ट आपका बनेगा वो ऑटोमेटिकली कम बनने लगेगा। अब उसके कैलकुलेशन में हमको नहीं जाना, ठीक है, हमको तो ऊपरा ऊपरी ही पढ़ना है। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में यही होता है कि ईएमआई ऑल अलोंग सेम रहता है, लेकिन जो प्रिंसिपल रिपेमेंट कंपोनेंट और जो इंटरेस्ट रिपेमेंट कंपोनेंट है वो कंपोनेंट चेंज होता रहा। शुरू शुरू में सिंस आपने लोन बड़ा ले रखा है, 40 लाख रुपए का लोन आज आपके माथे पे है, तो अभी जब ईएमआई आप दोगे उसको, तो उसमें क्या कि 40 लाख है उसके आसपास के फिगर पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप बहुत सारा ईएमआई दे लोगे, मान लो कि आपने बोला कि 360 ईएमआई में हम रिपे करेंगे और ऑलमोस्ट 140 150 ईएमआई आप दे चुके, तो बहुत प्रिंसिपल चला गया होगा ना। अब जो प्रिंसिपल बचा होगा इंटरेस्ट उसी पे लगेगा आपका।
तो बाद की ईएमआईज में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट रिपेमेंट वाला पार्ट जो है वो कम हो जाएगा और प्रिंसिपल रिपेमेंट वाला पार्ट जो है वो बढ़ने लग जाएगा। अच्छा, इसका एक और रीजन है क्यों बैंक वाला लोग इस सिस्टम को ऐसे डेवलप किया। हमेशा अगर आप लोन लेते हो तो आपके पास में एडवांस रिपेमेंट का एक ऑप्शन होता है। तो अगर शुरू से लेके एंड तक वो समहाउ ऐसा कोई कैलकुलेशन लगाता जिसमें इक्वल रहे और आपको मान लो कि 3 साल के बाद में कहीं से लॉटरी लग गया, आप बोलो कि लो 40 लाख रुपया हो गया हमारा काम खत्म, तब तो उसका लॉस है ना। लेकिन अगर सपोज करके शुरू वाले पेमेंट्स में वो ज्यादातर आपसे इंटरेस्ट ही ले रहा है, प्रिंसिपल वो नहीं ले रहा है, तो आपके नाम से आउटस्टैंडिंग लोन तो मतलब क्या है कि बड़ा ही है अभी भी। और आप अगर मान लो कि कुछ दिन के अंदर पेमेंट करते भी तो बैंक का कोई लॉस नहीं है, ऑलरेडी मोटा इंटरेस्ट उसके पास में आ चुका है। आया लॉजिक समझ। अब इसमें फिर मैं कमेंट करूंगा लास्ट कि फ्लैट रेट मेथड के अंदर में जिसका जैसा ये मेथड है उस मेथड के हिसाब से हर ईएमआई के अंदर प्रिंसिपल रिपेमेंट वाला कंपोनेंट और इंटरेस्ट रिपेमेंट वाला कंपोनेंट सेम रहे। ये बात से आप अग्री करते हो। आरबीएम के अंदर में क्या होगा, शुरू वाले ईएमआईज में इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा, प्रिंसिपल कम रहेगा, और जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे तो कंपेयर टू फर्स्ट ईएमआई जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो बाद की ईएमआई में क्या होता जाएगा, कम, और प्रिंसिपल वाला कंपोनेंट क्या होता जाएगा, ज्यादा। देखो क्लियर है कि नहीं, चलेगा। ज्यादा जस्टिफाइड आपको कौन सा लगता है, आरबीएम। और आज के दिन में पूरे दुनिया में कहीं पर भी आप जाओ तो आरबीएम मेथड से ही लोन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर मेरे ख्याल में। फ्लैट रेट मेथड देखो एक बार, इन फ्लैट रेट मेथड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द एंटायर इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ लोन रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच प्रिंसिपल यू हैव ऑलरेडी पेड या रिपेड ओवर टाइम। ठीक है। और मेन जो पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूं कि भाई ये चीज याद रखना कि इन फ्लैट रेट मेथड द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पोर्शंस ऑफ ईच ईएमआई रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लोन, क्योंकि इसमें कुछ वो ऊपर नीचे लोग कर ही नहीं रहा। इज दैट ओके, चलेगा। अब फ्लैट रेट मेथड का थोड़ा फॉर्मूला देखो आप। ईएमआई का मैंने आपको मेथड बताया था, क्या था, जितना लोन लोगे आप प्लस पूरे टेन्योर के लिए जो टोटल इंटरेस्ट होगा उस पर, और डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मंथ जितने में आप रिपेमेंट का प्रॉमिस करोगे। पी हो गया आपका प्रिंसिपल, आई हो गया आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन होल प्रिंसिपल फॉर द होल टेन्योर, और डिवाइडेड बाय एन क्या हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ मंथ। चलेगा। सिंस इसमें ईएमआई के केस में सारा ट्रांजेक्शन मंथली फॉर्मेट में होगा तो बाय डिफॉल्ट जो हम के यूज करते थे बाकी जगहों पे, के का वैल्यू इसमें क्या होगा, हमेशा 12, हमेशा क्या रहेगा। थोड़ा और आगे चलते हैं। ईएमआई इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, ये जो लोन अमाउंट पी था और टोटल इंटरेस्ट कितना था आपका आई, तो वो आई जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इस, ठीक है ना। आई इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट इक्वल्स टू, देखना, पी इंटू बेसिकली ये है आर बाई के, भी नहीं ये तो फिक्स अपना 12 इंटू 100, ठीक है, इंटू एन, और एन का भी मतलब क्या है, के इंटू टी। देखो ये है आपका इंटरेस्ट फॉर्म, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू क्या, रेट, और इनटू टोटल नंबर ऑफ टाइम जितना भी आप लगा रहे हैं, क्योंकि पूरे टाइम पे सेम ही आपको इंटरेस्ट देना है। तो बेसिकली वो जो आई था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इसमें, और ये जो रेशियो है हमारा ये रिप्रेजेंट करता है आई, और के भी बाय डिफॉल्ट के नहीं रहेगा, के क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट आपके लिए 1200, मतलब के 12 हो जाएगा, फिर नीचे वो हो जाएगा 1200 आप। सो ई एम आई इज इक्वल्स टू पी प्लस पी आई एन डिवाइडेड बाई एन। पी चाहो तो कॉमन ले सकते हो 1 प्लस आई एन डिवाइडेड बाई एन, और चाहो तो फिर आप इसको बांट सकते हो, तो एक पार्ट हो जाएगा 1 बाई एन, यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, और दूसरा पार्ट हो जाएगा आई एन बाई एन, एन एन कट जाएगा। ये फॉर्मूला बस दिमाग में रखना, यूज हम वैसे मोस्टली इसको करेंगे, सेकंड वाले को, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन सॉल्विंग के। क्लियर है। लिखूं, आप डायरेक्टली लिखूं, फ्लैट रेट मेथड, फ्लैट रेट मेथड। इसमें भी आप ये वाला क्या ही लिखोगे, आप ये वाला लिखते सिर्फ ये पेज कॉपी कर लो पूरा। चलो देखो, पहला क्वेश्चन, Rahul borrowed rupees 1 lakh from a cooperative society at the rate of 10% per annum for 2 years. Calculate his EMI using flat rate method. ठीक है, लिखो EMI is equals to P plus P into I into N divided by N. P आप कॉमन ले सकते हो, P वैसे कितना है इसके लिए 1 लाख, 1 2 3 4 5 इंटू 1 प्लस I का मतलब क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, और अपॉन में, अच्छा सॉरी, इंटू एक एन भी करना होगा आपको, एन आपके लिए हो जाएगा के इंटू टी,
तो 2 साल है, और के आपको इस पूरे चैप्टर में 12 लेना है, 12 × 2 डिवाइडेड बाई 12 × 2। एक बार पहले देखो ये वैल्यूज क्लियर है पूरा, पक्का? ठीक है, तो 12 स्वाहा, एक जीरो कट जाएगा यहां से आपको मिलेगा 1 लाख इंटू आई थिंक 1.2 अपॉन 12 × 2। अच्छा, 1.2 और 12 कट जाएगा मेरे ख्याल में, ये हो जाएगा 0.1। और 0.1 का क्या होगा कि वो जीरो नीचे उतर जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 1 लाख इंटू आई थिंक 1/20। एक जीरो काट लो, और ये 10,000 है, 5,000 आपका आंसर होना चाहिए, 5,000। क्लियर है? आगे चल रहे हैं, इसको देख, ये भी सिंपल सेम ही है। कैलकुलेट ईएमआई अंडर फ्लैट रेट सिस्टम ऑन द लोन ऑफ ₹5 लाख विथ 10% एनुअल इंटरेस्ट फॉर 5 years। तो ईएमआई इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 + IN अपॉन N। सो पी हो गया आपका यहाँ पर 5 लाख इंटू 1 + I का मतलब फिर से सोचना 10 डिवाइडेड बाई 12 × 100, और N का मतलब K इंटू टी। तो 12 इंटू टाइम का वैल्यू कितना, 5 साल, और होल्डिंग डिवाइडेड बाई 12 × 5। मेरे ख्याल में 12 स्वाहा, जीरो एक यहाँ कट जाएगा, इट विल बिकम 0.5। सो 5 लाख इंटू आई थिंक 1.5 बाई 12 × 5। इसको 5 लाख इंटू 15/12 × 5 जैसा सोच लो आप। एक जीरो यहां से कट जाएगा, 5 से यहां पर कितना, 3, 3 से यहाँ का 12, 4, और 4 से चाहो तो इसको कोशिश कर सकते हो, कट जाएगा ये वाला, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और फिर 4 5 ज़ा 20, तो 2 जीरो और बचा हो, 12,500 आना चाहिए इसको। ठीक है मेरे ख्याल में, डन। एक और क्वेश्चन है ऐसा, इसको देखो, ये लास्ट रहेगा आज के, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले पढ़ लो अच्छे से। ज्योति buys a new car for which she makes a down payment of ₹3,50,000। ध्यान से सोचना, लोन का आपको सिस्टम याद होगा, ठीक है ना? लोन का सिस्टम क्या था हमको बताओ। कोई भी मतलब वो 2080 वाला बात इंपॉर्टेंट नहीं, पॉइंट है कि जितना भी टोटल वैल्यूएशन होगा उस ऑब्जेक्ट का जो मैं लेना चाहता हूँ, उसमें कुछ पैसा मैं जेब से इनिशियली डाल दूंगा, बाकी जो उसके दाम में और मतलब कि एक्स्ट्रा पैसा हमको चाहिए, लाइक 5 लाख का सामान है, मेरे पास 1 लाख ही, तो वो 1 लाख मैं डाल दूंगा, और मैं 4 लाख रुपए किसी से मांग के लाऊंगा कि भाई तुम भी हमको दे दो ये 4 लाख रुपए, और फिर उस 4 लाख रुपए को मेरे को ईएमआई के फॉर्मेट में रिटर्न कर, चलेगा? इस सिचुएशन में मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल वैल्यूएशन ऑफ द प्रोडक्ट कितना है, मतलब वो 5 लाख ही है, ठीक है ना? मतलब अगर मेरे को कोई बोले, सपोज करो कि ये वाला है, ठीक है ना, ये 1 लाख रुपए मैंने दिया था, 4 लाख रुपए मैंने लोन लिया था, तो ये सामान कितने का है? सामान 5 लाख रुपए, ये वाला बात याद, ठीक है? अच्छा, मेरे को टोटल पड़ा कितना, मतलब सपोज करो कि लोन के प्रोसेस से अगर मैं जाता हूँ, सामान 5 लाख का ही था, लेकिन वो 5 लाख मेरे पास था नहीं, तो मैं तो 1 ही लाख रुपए डाल पाया, 4 लाख रुपए तो कहीं से कर्जा मांग के लाया मैं, तो वो कर्जा चुकाते चुकाते हो सकता है कि वो 4 लाख चुकाते चुकाते 6 लाख चुका दूं मैं। मान लो कि 4 लाख का ईएमआई में चुका चुका के 6 लाख हो गए। अब मेरे को पड़ा कितने का, ही 7 लाख। सामान कितने का था लेकिन, 5 लाख। सामान कितने का था, 7 लाख का। क्यों पड़ा हमको, क्योंकि 4 लाख रुपए हमको किसी से हेल्प लेके काम करना पड़ा, इसलिए हमको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पेमेंट जो करना पड़ा, उसके वजह से मेरे लिए कॉस्ट बढ़ गया। इज द आइडिया क्लियर? एक बार फिर पूछ लेता, 5 लाख का सामान है ये वाला बॉटल, मेरे पास में 1 ही लाख रुपया है, तो 4 लाख रुपया कहीं से लाऊंगा, तो प्रोडक्ट का प्राइस अगर मैं पूछूं कितना, तो क्या बोलोगे, 5 लाख। मेरे को पड़ेगा कितने का,
तो 4 लाख का चुकाते चुकाते अगर मान लो कि 6 लाख हो गया है वो, तो मेरे को पड़ा तो ये 7 लाख। ये ठीक है तो पक्का? ठीक है, आ जाओ। ज्योति buys a new car for which she makes a down payment of rupees 3,50,000। बढ़िया बात है। And the balance is to be paid in 3 years by monthly installment of इतना each. If the financer charges the 12% per annum and uses flat rate method, find the actual price of the car। आप ना पहले मेरे से ब्लूप्रिंट डिस्कस करो कि इसको कर कैसे सकते। ये तो है, ये ज्योति ने जेब से डाला वो पैसा है कि लोन लिया वो पैसा? ये जेब से डाला वो पैसा। अच्छा, लोन का क्या हुआ कि लोन कितने का लिया वो नहीं बताया है, लेकिन लोन का क्या ईएमआई रहेगा, कैसे रहेगा, क्या नहीं रहेगा, उसको सारा बता दी। तो मैं वो ईएमआई वाले सारे इन्फॉर्मेशन से समहाउ आई कुड फाइंड कि ज्योति ने लोन कितने का लिया। ठीक है, और एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार जो रहा होगा, जो ज्योति को शुरू में ऑफर किया गया होगा, वो कितना रहा होगा? जितना का लोन लिया वो प्लस जितना डाउन पेमेंट करना पड़ा वो। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? शुड आई रिपीट की हो जाएगा? पक्का? चलो आ जाओ। डाउन पेमेंट एक बार लिख के छोड़ दूं। डाउन पेमेंट इज इक्वल्स टू 3,50,000। बाद में देखेंगे इसको क्या करना है। फिर ईएमआई वाले सिस्टम में अगर मैं जाऊं तो ईएमआई का फॉर्मूला फॉर मी वाज पी इंटू 1 प्लस आई इंटू एन अपॉन एन। ईएमआई का वैल्यू सवाल में क्या दे रखा है? 34,000 इक्वल्स टू लोन का हमको नहीं पता कितना लिया था, प्लस आई का मतलब क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% अपॉन 12 इंटू 100 इंटू एन का मतलब 12 इंटू टाइम इन ईयर्स 3 होल थिंग डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। 12 स्वाहा। ठीक है, अब बच गया मेरे पास में क्या देखो, 34,000 इक्वल्स टू पी इंट, ये ऊपर वाला ध्यान से सोचोगे तो 1.36 हो जाएगा एक बार के, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। सो दिस विल बिकम 34,000 इक्वल्स टू पी इंट 136 अपॉन 12 इंटू 3 इंटू 100। ठीक है, 136 तो 12 से कटेगा क्या? ये नहीं भी कट रहा तो सबको इधर शिफ्ट कर दो, फिर काटा कुटी करो। 34,000 इन 12 इंटू 3 इंटू 100 होल थिंग डिवाइडेड बाय 136। ये करके बताओ कितना? ये इतना आएगा 9 लाख। कट जाएगा शायद पूरा अच्छे से। पी इक्वल्स टू 9 लाख। ठीक है, चलेगा यहां तक? पी 9 लाख है, मतलब ये क्या है? जितना लोन लिया, ये क्या है बताओ, जोर से बोलो। जितना लोन लिया था और खुद के जेब से भी तो पैसा डाला था, तो गाड़ी मिल कितने का रहा था उस टाइम? मतलब जब मैं लेने गया और मेरे को जो प्राइस ऑफर हुआ, कितना ऑफर हुआ होगा? 12,50, जिसमें से इतना मेरे पास था तो मैंने दे दिया, और बाकी जितना मेरे पास नहीं था उसका मैंने लोन ले लिया। चलेगा? लिखो देयरफॉर एक्चुअल प्राइस इज इक्वल्स टू, आप ऐसे लिख लो, डाउन पेमेंट प्लस लोन प्रिंसिपल, दिस इज इक्वल्स टू 3,50,000 प्लस 9 लाख, दिस इज इक्वल्स टू 12,50,000। अच्छा, एक और सवाल है मेरे मन में, ये लोग पूछ नहीं रहा है लेकिन क्या पता पूछ लो, ये चलेगा? तो ये वाला तब था जब आप लोन को इन्वॉल्व नहीं करते। अगर मैं पूछूं कि लोन वोन ले लुआ के ज्योति को गाड़ी पड़ा कितना, मिल कितना का रहा था? 12.5 लाख का। यदि मेरी जेब में 12.5 लाख होता तो मैं डायरेक्टली दे देता, 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं देता मैं, लेकिन वो तो हुआ नहीं। आई हैड टू गो फॉर द हेल्प, लोन लेके। अभी लोन लेने के चक्कर में क्या ज्योति को गाड़ी सच में इतना में मिला हो कि इससे बहुत हायर प्राइस में मिला हो? अच्छा, कितना में मिला हो कैसे निकाल सकते हैं? देखो, इतना तो पहले दे दिया, बाकी जो ये मान लो कि लोन वाला चक्कर लगाया, उसके चक्कर में क्या हुआ कि 34,000 रुपए करके मैं 2 साल तक हर महीना देता रहा। तो गाड़ी मेरे को एक्चुअली पड़ा कितना का? आप लोग करो तो, कैलकुलेट करके बताओ तो। और कैसे करोगे इस चीज को? ये 34,000 रुपए कब तक दिया? 3 साल तक, मतलब कितने बार? 36 बार। और प्लस पहले डाउन पेमेंट दिया था, बताओ तो मेरे को। मेरे को बताओ ना, अच्छे से बताओ। 36 इंटू 1 सेकेंड, हाँ, 34,000
मतलब ये कोई ना कोई लैंग्वेज में आपसे पूछ सकता है, ठीक है? तो इसीलिए आपको क्लियर रहना है कि भाई ये सब कैलकुलेशन भी हमको समझ में आना चाहिए। ये हो गया मेरा ईएमआई और ये हो गया मेरा डाउन पेमेंट। देखो, हाँ बोलो स्वदेश। इतना दोनों मिला के, ठीक है। अब देखो, इतने का गाड़ी था, ठीक है, अगर मेरे पास होता तो इतने में मिल जाता, लेकिन लोन इन्वॉल्व करने के चक्कर में वही चीज मेरे को पड़ा कितने का, इतने का। ये जो एक्स्ट्रा पैसा है, इसका और उसका बीच का डिफरेंस, वो क्या है? वो इंटरेस्ट किसको मिला? फाइनेंसर या बैंक। क्लियर मेरे ख्याल में? चलो ठीक है, आज के लिए इतना।